डॉक्टरों को किया जाएगा अपॉइंट। नमस्कार, उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि भरारी सैंड से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। धामी सरकार आज सदन में बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। आपको बता दें कि करीब 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही सशक्त उत्तराखंड की दिशा में एक ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की इस बजट के तहत कोशिश की जा रही है। तो आज बजट पेश होना है। 2 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। धामी सरकार का आज ये सदन में बजट पेश होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये बजट है जिसकी लागत करीब 79 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। धामी सरकार आज सदन में बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का ये बजट पेश होने वाला है। वहीं भरारी सैंड विधानसभा में आज पेश होने जा रहे बजट पर बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा और विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सरकार बजट में महिलाओं, उद्यमियों और काश्तकारों समेत हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करने जा रही है। वहीं थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने सदन में विपक्ष के विरोध को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार देहरादून की बजाय उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में बजट पेश करने जा रही है। वहीं विपक्ष सदन में विकास कार्यों पर चर्चा करने की बजाय अनावश्यक विरोध के बहाने ढूंढने में जुटी हुई है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बजट सत्र भरारी सैंड ग्रीष्मकालीन राजधानी में आहूत किया और निश्चित रूप से ये बजट सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट होगा। जैसे उत्तराखंड निर्माण के समय उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप ही निश्चित रूप से ये बजट होने वाला है। निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक समावेशी बजट लाने जा रही है जिसमें सभी वर्गों को और सभी लोगों को उसमें कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। मैं ये समझता हूं कि इसमें किसानों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बेरोजगारों के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस विधायकों के निलंबन से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर विधायकों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचे जिसके बाद देहरादून रोड स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने भरारी सैंड में चल रहे बजट सत्र को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही विधानसभा भवन से कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने पर वह काफी नाराज नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि अगर विधानसभा के अंदर विपक्ष ही नहीं होगा तो विधानसभा का औचित्य ही क्या रहेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमानी करने पर तुली हुई है। जनहित के मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है और अपने विधायकों को खुश करने के लिए सरकार ने विधायक निधि में बढ़ोतरी की है। हम अपने
अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम विपक्ष की भूमिका अदा करें और निष्ठापूर्वक करें। जिस दिन मालिक खुश हो जाएगा, जनता खुश हो जाएगी, उस दिन आती रहेगी। 2000 में जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना था तो लोग कहते थे कांग्रेस कहां से आएगी, क्या आएगी, कुछ नहीं होगा, क्या कर रहे हो, कोई क्या होगा। लेकिन 2004 से सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद जो है कांग्रेस ही कांग्रेस आती है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा के बजट सत्र पर टिप्पणी करते हुए इसे पिकनिक करार दिया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को लेकर सरकार कहीं से भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि आम जनता और आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। इसके साथ ही कहा कि युवा आंदोलन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है और सरकार कहीं पर भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैं जो सत्र चल रहा है, जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की जनता की भावनाएं थी कि गैरसैंण में राजधानी बने। बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन घोषणा की, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सत्र भी एक पिकनिक की तरह बीजेपी से मना रही है। कोई गंभीरता नहीं है, कुछ वहां के हालात पर चर्चा नहीं है। आपने जो कांग्रेस ने बनाया था उसके अलावा एक ईंट तक नहीं वहां लगी। तो इस तरह लगता है कि गैरसैंण का मजाक बना रहे हैं लोग। और जिस तरह सत्र चल रहा है, मार पुलिस पीएसी सारे लगा दिए, जनता जगह जगह आंदोलन के तैयार है। कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे, 1 रैंक 1 पेंशन के एक्स सर्विसमैन अपना प्रदर्शन कर रहे। वहीं चैत्र मास की संक्रांति को आयोजित होने वाले उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की और बच्चों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत कई लोगों ने बच्चों से भेंट कर अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश के सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग भी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती को लेकर लगातार मंथन कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग निदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए मेडिकल डॉक्टर और मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से भी इस विषय में वार्ता की गई है और वहां से भी मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों के मिलने के लिए यात्रा रूटों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा। में इस बार हमें अन्य लोगों द्वारा भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से हमें सपोर्ट मिलने की वो संभावना है। उसके अलावा माननीय मंत्री जी ने और सचिव महोदय ने दिल्ली में भी वार्ता की है, तो हमें सेंटर से भी कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे। आशा करते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मिल जाएंगे, तो ताकि यात्रा में जाने वाले सभी को हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। टनकपुर के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल यादव के पुत्र रवि यादव ने रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड स्टेट स्पोर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। रोशन रुद्रपुर में एक इंडियन स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तत्वाधान में उत्तराखंड
स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टनकपुर के 3 युवाओं ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर टनकपुर समेत जनपद चंपावत का नाम रोशन किया है। उनके स्वागत में मंगलवार को टनकपुर के फिटनेस जोन जिम सेंटर में तमाम युवाओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। फेस्टिवल में रवि यादव ने 82 किलो वर्ग में भार और उठाया और स्वर्ण पदक जीता। पवन रस्तोगी ने 60 किलो भार वर्ग में सिल्वर जीता और कार्तिक ने 56 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के एक रुद्रपुर में समाज कल्याण युवा केंद्र में 12 मार्च को उत्तराखंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। देर रात तक चले फेस्टिवल में देश प्रदेश के तमाम युवाओं ने प्रतिभाग कर अपनी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। वहीं चंपावत जिले के टनकपुर के 3 युवाओं ने भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। टनकपुर पहुंचने पर इन युवाओं का तमाम लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत कर इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल और पालिका अध्यक्ष विपिन शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपचंद पाठक, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अमजद हुसैन, हरीश भट्ट, संजय गर्ग, नवीन पंत समेत तमाम लोग शामिल रहे, जिन्होंने युवाओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर फूलदेई पर्व धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि बच्चे अपने आस पड़ोस में फूल इकट्ठा करके घरों के बाहर सजा रहे हैं और फूल एक दूसरे को देकर फूलदेई पर्व की बधाई दे रहे हैं। इस दौरान बच्चों ने बताया कि उनके द्वारा घर घर जाकर देहली पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं और हर घर को गुड़, चावल और पैसे दिए जा रहे हैं, जो एक आशीर्वाद के स्वरूप में भेंट होता है। आज फूलदेई त्योहार है और ये त्योहार बच्चों का त्योहार होता है। इस दिन बच्चे घर घर में जाकर डेली में फूल डालते हैं और जो घर के लोग होते हैं वो हम सभी को आशीर्वाद देते हैं और गुड़, चावल और पैसे देते हैं। जब दे उसका सही को ठीक है दादा का। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अवैध हूटर्स की लगातार शिकायतें मिलने पर देहरादून एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए निर्देश किए और कि गाड़ी पर हूटर या फिर रंगीन कलर के शीशों पर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर हूटर या फिर रंगीन कलर के शीशे लगाकर घूमता पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि इसके अलावा जो अधिकारियों के ड्राइवर हैं, यदि वो अधिकारियों के अनुपस्थिति में हूटर का प्रयोग करते हैं तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कि काफी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हूटर लगाया हुआ है अनऑथराइज्ड ढंग से, वो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है।
वहीं देहरादून में आड़त बाजार को रेलवे स्टेशन रोड से पटेल नगर स्थानांतरण करने की कवायद शुरू की गई है, जिसको लेकर सर्वे कार्यों का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि आड़त बाजारों को पटेल नगर स्थित बाजार पुलिस चौकी के पीछे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है और पूरा बाजार शिफ्ट करने के लिए करीब 200 दुकानों की जरूरत पड़ेगी। ये दुकानें 100 से 400 वर्ग मीटर तक की होंगी। इनमें दुकान के साथ गोदाम भी होंगे। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि आड़त बाजार के सभी व्यापारी बाजार को शिफ्ट करने के लिए सहमति जता रहे हैं। मेनली जो कंजेशन होता है ट्रैफिक का, एक तो रोड चौड़ी हो जाए तो एक ट्रैफिक का कंजेशन जो मेन कारण है, रोड बहुत ही सक्रिय है, वहाँ पे कुछ जगह पे तो बहुत ही कम एरिया पड़ता है, एक वो हो जाएगा। एक जो वहाँ की चौक है, सहारनपुर चौक हो गया या जो हमारा रेलवे स्टेशन का चौक हो गया, उस एरिया को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं बड़े हंगामे के बाद आखिरकार लॉटरी सिस्टम से हरिश्चंद्र गुरुचंद मंदिर का मेला आस्था की डुबकी का हल प्रशासन की ओर से निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में स्वामित्व को लेकर वर्तमान महाराजा और हरिश्चंद्र गुरुचंद कमेटी के माध्यम से मध्य न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब हर साल की तरह इस साल भी महाबरुनी के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में स्थित तालाब में लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। स्वामित्व को लेकर एक पक्ष ने न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले रखा है, जिसके चलते लाखों लोगों की आस्था पर ग्रहण लगा हुआ है, जिसका नायब तहसीलदार देवेंद्र बिष्ट और थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय की उपस्थिति में प्रशासन ने पंचायत दिनेशपुर में 44 कार्यों को दोनों पक्षों में लॉटरी सिस्टम से दे दिया गया है और दोनों पक्षों ने हामी भरते हुए प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। आज जो प्रशासन के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है, वो सारा आंखों पे हम उसके आदेश का पालन करेंगे। हमें भव्य रूप से महाबारुनी उत्सव को तैयारी करना है। समय कम रह गया, जो 3 महीने का समय था, हमने प्रयास की थी पहले से परमिशन के लिए और हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण ये सारे विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों पार्टियों ने अपने अपने एलिगेशन लगाने के माध्यम से अब प्रशासन ने 2 टीमों में बांट के सारा विभाग 2 गुटों में बांट के बहुत संतुष्ट इसलिए हूँ कि आज हमारे हरि मंदिर में संशय का विषय बना हुआ था, आज हमारे ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हुआ और ये बारुनी महाजनन होने जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत संतुष्ट हूँ। साथ में ईश्वर को भी प्रणाम करता हूँ कि हमें ये मौका मिला है। विवाद जो है मंदिर से लेकर 2 पक्षों में विवाद था। अरे विभागों को लेकर या शांतिपूर्ण मेले को संपन्न कराने के संबंध में विवाद होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से बराबर विभाग बांटते हुए शांतिपूर्ण मेला संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इसका दोनों पक्षों द्वारा सहमति हुई। इस तरीके से जो भी यहाँ मेले का जो संचालन होता है, संचालन करने में अलग अलग विभाग इनके हैं। उन विभागों का काम करने के लिए अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हल्द्वानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को बीजेपी महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाओं का नाम शामिल है। कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा कुमारी ने भी शिरकत की। इस दौरान जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ताकि उनको और प्रेरणा मिल सके और साथ ही साथ प्रोत्साहन भी मिल सके। रेखा कुमारी ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए देश में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने ये
शुरुआत करी है सुषमा स्वराज अवार्ड्स की। ये पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी द्वारा हमको निर्देशानुसार किया गया है कि 19 जिलों में हम इसको करें और हम लोगों का मोटिव यही है कि जो समाज में काम कर रही हैं महिलाएं, ग्रास रूट लेवल से काम कर रही हैं, उनको एक रिकॉग्निशन दें। होता यह है कि हमारी पहाड़ की बहनें जो है बहुत मेहनत करती हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है और यही हमारी राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी यही चिंता रहती है कि महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करें। और आज जो ये सुषमा स्वराज अवार्ड्स मिल रहे हैं इसके लिए तो मैं बहुत ही खुशी जाहिर करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक मोटिवेशन देने का होता है, क्योंकि इससे क्या होता है आगे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा काम करें और एक समाज के लिए एक पॉजिटिव रहता है, वाइब्स आते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। तो एक मोटिवेशन है, तो इसलिए आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इस बार में मैंने 4 बच्चे जो गरीब बच्चे हैं गेबुआ के, जो रामनगर साइड में पड़ता है, वहाँ पे 4 बच्चे शिक्षा के लिए मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे सुषमा अवार्ड कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है महिला मोर्चा की ओर से। जो आयोजन है हमारे जिलाध्यक्ष अलका जीना जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी का ये निर्देश था कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाया जाए। मंगलवार को कुमायूं आयुक्त दीपक रावत, आईजी कुमायूं नीलेश आनंद भरणे और जिलाधिकारी धीरज गवरियाल अधिकारियों के साथ नए गांव से लेकर ठिकुली के क्षेत्र तक टेम्पो ट्रेवल वाहन निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। आपको बता दें कि आने वाले 28 से 30 मार्च तक रामनगर ठिकुली क्षेत्र में होने वाली G20 बैठक को लेकर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ क्षेत्रों में सड़क पर अतिक्रमण और कुछ लोगों की ओर से सड़क पर निजी निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसे हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने रामनगर में कोसी बाराज पर रंग रोगन और सौंदर्यीकरण के कार्य पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों को लेकर किए जा रहे कार्यों में तेजी नहीं दिखाई जा रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें देखिए, क्योंकि 2 जिलों में मुख्यतः ये हो रहा है और पंतनगर एयरपोर्ट के बाद का जो हिस्सा है गड़पू तक इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी का जो काम है उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूं कि इसमें तेजी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग में भी तेजी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रीसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूं कि तेजी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रीसर्फेसिंग तो हम 20 तारीख तक हर हाल में करें। खबर ऋषिकेश से है, जहां ट्यूशन से वापस लौट रही छात्रा से मोबाइल छीनकर भागने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आदेश देते हुए पुलिस ने बदमाश को जेल पहुंचा दिया है। श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि 13 मार्च को गुमनीवाला में साक्षी नाम की छात्रा ट्यूशन से घर वापस लौट रही थी। इस दौरान पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने साक्षी का मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी की, लेकिन उस दौरान बदमाश का कुछ पता नहीं चला। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान दीपक प्रजापति के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से छीना गया छात्रा का मोबाइल और एक घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।